समसामयिकी अर्धवार्षिकी 2023। यहाँ पे पहला टॉपिक है चर्चित व्यक्ति। अंशुमान झिंगरन। नवी मुंबई के खुले समुद्र के तैराक अंशुमान झिंगरन खतरनाक नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के युवा समुद्री तैराक बन गए हैं। इतनी कम उम्र में अंशुमान का इस कठिन प्रयास को सफलतापूर्वक पूरा करना उनकी उल्लेखनीय क्षमताओं को दर्शाता है। 17 जुलाई 2023 को अंशुमान ने 18 वर्ष और 125 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। इस उपलब्धि के लिए उन्हें प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी स्थान मिला है। नॉर्थ चैनल उत्तरी आयरलैंड के उत्तरी पूर्वी तट और स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिम तट के बीच स्थित एक घटक जल डमरू मध्य में स्थित है, जो आयरिश सागर के अंत के रूप में काम करता है और उत्तर पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर में बहता है। अमित कुमार नेगी। हिमाचल प्रदेश के पर्वतारोही अमित कुमार नेगी ने जुलाई 2023 में ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर दामाबंद पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय पर्वतारोही हैं। अजय बंगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष भारतीय मूल के अमेरिकी अजय बंगा को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की ओर से तैयार की गई 2023 की ग्रेट इमिग्रेंट्स महान प्रवासी की सूची में शामिल किया गया है। कार्नेगी कॉरपोरेशन प्रतिवर्ष अमेरिका की आज़ादी दिवस 4 जुलाई के मौके पर यह सूची जारी करता है। इस वर्ष की सूची में शामिल बंगा भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं। जॉन बेनिस्टर गुड एनफ प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक एवं लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक तथा 2019 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता गुड एनफ का 101 वर्ष की अवस्था में 25 जून 2023 को निधन हो गया। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। अप्रैल 2023 में दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी। उन्हें मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान असाधारण साहसी कार्य करने के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया। दीपिका राजस्थान की रहने वाली हैं। एन चंद्रशेखर। टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर को मई 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। मुकेश अंबानी। सुनीता नारायण 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक यूएई में प्रस्तावित COP28 जलवायु सम्मेलन की सलाहकार समिति में रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी और प्रख्यात पर्यावरणविद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण को शामिल किया गया है। सिल्वियो बर्लुस्कोनी। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 12 जून 2023 को मिलान के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। 1994 से 2011 के दौरान कई बार इटली के प्रधानमंत्री रहे। बर्लुस्कोनी की गणना विश्व के सबसे धनी नेता के रूप में की जाती थी। राजनीति में आने से पूर्व वह मीडिया टाइकून रहे थे। प्रकाश सिंह बादल। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की अवस्था में 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वह 1970 से 2017 तक विभिन्न अवधियों 1970 से 71, 1977 से 80, 1997 से 2000, 2007 से 2012, 2012 से 2017 में 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 2015 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। बादल के नाम सबसे कम 1970 में और सबसे अधिक उम्र 2017 में पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। सतीश कौशिक। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता निर्माता निर्देशक सतीश कौशिक का 9 मार्च 2023 को 66 वर्ष की अवस्था में हृदयघात से निधन हो गया।
एनएसडी के छात्र रहे सतीश ने मिस्टर इंडिया, गॉड तुझसे ग्रेट हो, हम किसी से कम नहीं, मासूम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में सहायक चरित्र की भूमिका निभाई। के विश्वनाथ दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता निर्देशक के विश्वनाथ का 92 वर्ष की अवस्था में 2 फरवरी 2023 को निधन हो गया। इन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी भाषा में 50 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया। उन्हें सिने जगत के सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब आते हैं चर्चित स्थल। कोहिमा नागालैंड के कोहिमा में जून 2023 को रिजर्व बैंक ने डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस उप कार्यालय के खुलने से पूर्वोत्तर भारत में केंद्रीय बैंक की मौजूदगी बढ़ेगी। अहमदनगर अब अहिल्या नगर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर तथा उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने के पश्चात इस राज्य के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर 18वीं सदी के मालवा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम से अहिल्यानगर करने की घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने 31 मई 2023 को अहमदनगर में अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में की। उल्लेखनीय है कि 18वीं सदी की मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के पश्चिम क्षेत्र में स्थित अहमदनगर में हुआ था। इसीलिए ही इस शहर का नाम अहिल्यानगर करने की मांग रही है। नमोपथ देविका सी फ्रंट 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में नमोपथ देविका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया। 5.45 किलोमीटर देविका सी फ्रंट की लंबाई है, जिसकी लागत 165 करोड़ रुपए है। चंपारण बिहार 20 जून 2023 को विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया बहुआरा गांव में शुरू हुआ। महावीर अस्थान न्यास समिति के अध्यक्ष आचार्य किशोर कोणाल के नेतृत्व में यह मंदिर अयोध्या में निर्माणाधीन रामलला मंदिर के आकार से भी बड़ा हो सकता है। इस मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत रुपए 500 करोड़ है। यह रामायण मंदिर कंबोडिया के वर्तमान सबसे बड़े मंदिर अंगकोर वाट मंदिर से भी ऊंचा होगा, जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर की लंबाई 280 फीट और चौड़ाई 540 फीट होगी और इसमें 200 टन वजनी 33 फीट यानी कि 33 फीट ऊंचा काले ग्रेनाइट का शिवलिंग भी होगा, जिसे चेन्नई के पास महाबलीपुरम में बनाया जा रहा है। वर्ष 2025 की महाशिवरात्रि तक इसके निर्माण कार्य के पूरा होने की संभावना है। कच्छ गुजरात के कच्छ जिले में जूना खटिया गांव के बाहरी इलाके में 16 हेक्टेयर के क्षेत्र में विस्तारित सबसे बड़े नेक्रोपोलिस में से एक, जहां हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक सीप की चूड़ी, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के ब्लेड और मानव कंकाल के अवशेष भी मिले हैं। केरल विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग में सहायक प्रोफेसर राजेश SV के नेतृत्व में 2018 के बाद से पुरातत्वविदों की एक अनुशासनात्मक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 500 कब्रों की खोज की और उनमें से 197 की खुदाई की गई है। खटिया कब्रिस्तान से एकत्र की गई वस्तुओं का भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद में प्रशिक्षण किया गया था, जो 2850 ईसा पूर्व की मानी गई है। माणा गांव भारत चीन की सीमा पर उत्तराखंड के चमोली जनपद में समुद्र तल से लगभग 3219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माणा गांव को 24 अप्रैल 2023 को सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया। 24 अप्रैल से पूर्व इस गांव के प्रवेश द्वार पर भारत का अंतिम गांव का साइन बोर्ड लगा था, जिसे अब हटा दिया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस गांव को पर्यटन गांव
के रूप में विकसित किया गया है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित इस गांव का दौरा प्रधानमंत्री मोदी ने 21 अक्टूबर 2022 को किया था। सुंदरगढ़, ओडिशा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक टीम ने हाल ही में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के केंदुआडीही ब्लॉक में कोयले के खान के सर्वेक्षण के दौरान चिंग पहाड़ पर भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की। GSI के वैज्ञानिकों के अनुसार यह निर्माण निम्न से मध्य जुरासिक युग से लगभग 184 से 160 मिलियन वर्ष पूर्व का है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की राज्य इकाई ने सुंदरगढ़ वन प्रभाग की कनिका रेंज में प्राकृतिक आर्क घोषित करने के प्रयास प्रारंभ किए हैं। भारत में 2 अन्य मेहराब हैं, एक तिरुपति में तिरुमाला पहाड़ियों पर और दूसरा अंडमान और निकोबार में। दाव की भूमि बंदरगाह। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा 4 मई 2023 को मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में स्थित दाव की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। यह भूमि बंदरगाह भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार और परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यादगिरी गुट्टा मंदिर। उत्कृष्ट धार्मिक संरचना के लिए तेलंगाना के नलगोंडा जिले में यादगिरी पहाड़ी पर स्थित यादगिरी गुट्टा मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड प्रदान किया गया है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा स्वामी को समर्पित है। मंदिर में विष्णु भगवान के 5 रूपों श्री ज्वाला नरसिम्हा, श्री योगानंद, श्री गंधभेरुंड, श्री उग्र और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर की उत्पत्ति का उल्लेख है। इंदौर के बेलेश्वर मंदिर में 30 मार्च 2023 को हुए बावड़ी हादसे में 36 श्रद्धालुओं की जान चली गई। मरने वालों में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल थे। यह हादसा बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर परिसर में बनी बावड़ी के ऊपर की छत के ढहने के कारण हुआ। पेरू में हाल ही में H5N1 वायरस के कारण 585 समुद्री शेरों और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हो गई। यह एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस उप प्रकार H5N1 और H9N2 के संक्रमण के कारण ऐसा हुआ है। ये विषाणु जलीय पक्षियों में स्वाभाविक रूप से फैलते हैं और घरेलू कुक्कुट और अन्य पक्षियों और जानवरों की प्रजातियों को संक्रमित कर सकते हैं। वायरस आमतौर पर इंसानों को संक्रमित नहीं करता है। मानव संक्रमण संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आने से होता है। जबलपुर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेरा गांव में देश का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। नवीनतम नियुक्ति। अगला टॉपिक है मनोज यादव। हरियाणा के पूर्व DGP मनोज यादव को जुलाई 2023 में रेलवे सुरक्षा बल RPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल इस पद पर 31 जुलाई 2025 तक रहेगा। क्यू डांगयू। चीन के पूर्व कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री डांगयू को जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO का महानिदेशक पुनः चुना गया। तो याद रखिएगा ये चीन के हैं क्यू डांगयू जो UNFA के महानिदेशक हैं। राकेश पाल। 19 जुलाई 2023 को राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल ICG का 25वां महानिदेशक नियुक्त किया गया। इन्हें ICG का पहला गनर होने का भी सम्मान प्राप्त है। न्यायमूर्ति AP शाही जुलाई 2023 में मद्रास और पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AP शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जनार्दन प्रसाद। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अतिरिक्त महानिदेशक श्री जनार्दन को इस निकाय का महानिदेशक DG जून 2023 में नियुक्त किया गया है। एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी। जुलाई 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी नौसेना के प्रमुख के रूप में फ्रेंचेटी को नामित किया गया। अमेरिकी सीनेट की मंजूरी के बाद वह इस पद पर पहुंचने वाली
पहली महिला अधिकारी होंगी। साथ ही वह अमेरिका में किसी भी सैन्य सेवा की प्रमुख बनने वाली भी पहली महिला होंगी। मिशेल बुलॉक। 14 जुलाई 2023 को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मिशेल बुलॉक को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। वह 18 सितंबर 2023 से इस पद का पदभार ग्रहण करेंगी। अंगशुमाली रस्तोगी। वरिष्ठ अधिकारी अंगशुमाली को हाल ही में कनाडा के मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की परिषद में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इन्हें शेफाली जुनेजा की जगह 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। प्रीति अघलायम। जुलाई 2023 में IIT मद्रास के पहले विदेशी कैंपस IIT जंजीबार कैंपस तंजानिया की पहली निदेशक प्रीति अघलायम को नियुक्त किया गया। वह किसी IIT की पहली महिला निदेशक हैं। 6 जुलाई 2023 को जंजीबार में IIT मद्रास कैंपस की स्थापना के लिए समझौता हुआ था। अरविंद पनगड़िया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 29 अप्रैल 2023 को नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का नया चांसलर नियुक्त किया गया। नीरज अखौरी। नीरज अखौरी को जुलाई 2023 में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। यह भारत के सीमेंट निर्माताओं का शीर्ष निकाय है। रवि सिन्हा। भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के श्री रवि सिन्हा खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख 1 जुलाई 2023 से बनाए गए हैं। इस पद पर इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की गई है। स्वामीनाथन जानकी रमन। भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक रहे स्वामीनाथ जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर जून 2023 में नियुक्त किया गया है। इस पद पर श्री महेश कुमार जैन, जो 22 जून 2023 को सेवानिवृत्त हुए हैं, का स्थान श्री जानकी रमन ने लिया है। इस पद पर यह नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी ने 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। उन्हें 28 जून 2017 को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। के राजारमन। वरिष्ठ IPS अधिकारी एवं दूरसंचार सचिव के राजारमन को 8 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। IFSC का मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात में है। अनंत महेश्वरी। 25 अप्रैल 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनंत महेश्वरी को नेमकॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का अध्यक्ष चुना गया। रवनीत कौर। मई 2023 में केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। सुश्री कौर ने इस स्थान पर अशोक कुमार गुप्ता का स्थान लिया। लिंडा याकारिनो। मई 2023 में लिंडा याकारिनो को ट्विटर के कार्यकारी अध्यक्ष एलन मस्क ने ट्विटर का CEO नियुक्त किया। AK जैन। मई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष AK जैन को नियुक्त किया गया। इस पद पर जैन का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु होने तक रहेगा। AK मोहंती। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक अजीत कुमार मोहंती देश के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष 1 मई 2023 को बनाए गए। उन्होंने इस पद पर KN व्यास का स्थान लिया। डेनिस फ्रांसिस त्रिनिडाद एवं टोबैगो के राजनयिक डेनिस फ्रांसीसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष सर्वसम्मति से 1 जून 2023 को निर्वाचित हुए। महासभा का यह सत्र 12 सितंबर 2023 को प्रारंभ हुआ। महासभा के अध्यक्ष पद पर 77वें सत्र के अध्यक्ष हंगरी के कसाबा कोरोसी का स्थान फ्रांसिस ने लिया है।
महासभा के अध्यक्ष पद हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अलग अलग क्षेत्रों अफ्रीका, एशिया, प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका व कैरिबियाई क्षेत्र तथा पश्चिमी यूरोप व अन्य देश से बारी बारी एक व्यक्ति का चयन प्रतिवर्ष जून माह में किया जाता है। इस वर्ष इस पद हेतु लैटिन अमेरिकी व कैरिबियाई क्षेत्र की बारी थी तथा त्रिनिडाद एवं टोबैगो के डेनिस फ्रांसीसी इस क्षेत्र से इस पद हेतु अकेले ही उम्मीदवार थे, जिससे 1 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया। सेलेस्ते साउलो अर्जेंटीना की सेलेस्ते साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव जून 2023 में नियुक्त किया गया। इस पद पर इनका चुनाव 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए हुआ है। अमरेंदु प्रकाश 31 मई 2023 को अमरेंदु प्रकाश ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। नितिन अग्रवाल केरल कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल BSF का नया महानिदेशक 11 जून 2023 को नियुक्त किया गया। इस पद पर इनका कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक होगा। PM प्रसाद CCL के चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक रहे PM प्रसाद को 1 जुलाई 2023 को कोल इंडिया लिमिटेड CIL का चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने प्रमोद अग्रवाल का स्थान लिया। पीटर एल्बर्स इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को जून 2023 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस पद पर इनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा। रूबी सिन्हा को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेंस वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शिव कुमार सिंह को जुलाई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस UAE के मौसम विज्ञानी डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को 2023 से 2027 तक 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया है। मंडोस ने जर्मन मौसम संबंधी प्रोफेसर गेरहार्ड एड्रियन का स्थान लिया है। सुधा शिव कुमार को फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO के 39वें सत्र के दौरान 30 से 31 मार्च 2023 जयंती डालमिया की जगह फिक्की महिला संगठन का 40वां अध्यक्ष चुना गया। FLO फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की महिला विंग है। शालिजा धामी भारतीय वायुसेना ने 8 मार्च 2023 को ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को पश्चिम क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया। धामी को वर्ष 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। धामी का 2800 घंटे से अधिक उड़ान भरने का अनुभव है। 1932 में बनी भारतीय वायुसेना के 90 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई महिला कॉम्बैट यूनिट की कमांडर बनी है। धामी फ्लाइंग ब्रांच में स्थायी कमीशन पाने वाली भी देश की पहली महिला अधिकारी हैं। 4 नई महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में नामित किया गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 4 नई महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में नामित किया है। इनमें PT उषा, S फांगनोन, कोयनका, डॉक्टर फौजिया खान और सुलता देवी शामिल हैं। पुनर्गठित पैनल में कुल 8 नाम शामिल हैं। पहली बार राज्यसभा में उपसभापति के पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऑपरेशन और अभियान नोमैडिक एलिफेंट 2023 भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 15वें संस्करण का आयोजन 17 से 31 जुलाई 2023 के बीच मंगोलिया के उलानबटोर में किया गया। यह अभ्यास भारत का मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है
जो मंगोलिया और भारत में वैकल्पिक आधार पर आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास के 2023 संस्करण में मंगोलियाई सशस्त्र बल यूनिट 084 के सैनिक और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया। अभ्यास साल्वैक्स भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच केरल के कोच्चि में 26 जून से 6 जुलाई 2023 के बीच साल्वैक्स कूट नाम वाले सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया। इस अभ्यास के दौरान अंतर संचालनीयता और कार्यकारी सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। एक था अभ्यास भारत और मालदीव की नौसेनाओं के बीच 4 जून से 3 जुलाई 2023 के बीच मालदीव में एक था नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के गोताखोर और मरीन कमांडो ने हिस्सा लिया। जीमैक्स 2023 भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच 5 जुलाई से 11 जुलाई 2023 के बीच विशाखापत्तनम में समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2023 यानी कि जीमैक्स 23 आयोजित किया गया। जीमैक्स 23 में दोनों देश समुद्री युद्ध के सभी 3 स्तरों सतह, उपसतह और हवा में उन्नत स्तर के अभ्यास में शामिल हुए। इस अभ्यास में एकीकृत हेलीकॉप्टर के अलावा लड़ाकू विमान, समुद्री गश्ती विमान और एक पनडुब्बी ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 10 से 12 जुलाई 2023 तक सेल्सियस में संयुक्त समुद्री बल CMF द्वारा संचालित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में भारत की ओर से INS सुनियना ने हिस्सा लिया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना और क्षेत्र में CMF अभ्यास के माध्यम से सहयोग बढ़ाना है। यह एक बहुराष्ट्रीय पहल है जो मुख्यतः 4 क्षेत्रों आतंकवाद, समुद्री डकैती को रोकना, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना और सुरक्षित समुद्री वातावरण को बढ़ावा देना आदि पर फोकस करता है। इस अभ्यास के दौरान अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, सेशल्स, रक्षा बलों और समुद्री पुलिस EU नेवफॉर के सदस्य देशों की भाग लेने वाली नौसेनाओं के कर्मी व्यापक व्यावसायिक परस्पर बातचीत, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान प्रदान आदि में शामिल थे। समुद्र शक्ति 23 भारत और इंडोनेशिया ने दक्षिण चीन सागर में 17 से 19 मई 2023 के बीच अपना द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 23 संपन्न किया। इस अभ्यास के समुद्री चरण में अभिन्न चेतक हेलीकॉप्टर डॉर्नियर समुद्री गश्ती विमान के साथ ASW कॉर्बेट INS कावरत्ती ने हिस्सा लिया। इंडोनेशिया की ओर से अभ्यास में KRI सुल्तान स्कंदर हेलीकॉप्टर पैंथर तथा 235 समुद्री गश्ती विमान ने हिस्सा लिया। अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 19 जून से 2 जुलाई 2023 तक 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाला बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 मंगोलिया में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य भागीदार देशों के बीच अंतः क्रियाशीलता में सुधार करना और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए प्रशिक्षण देना है। यह अभ्यास मंगोलिया सशस्त्र बल MAF और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड USARPAC द्वारा सह प्रायोजित है। 14 दिवसीय अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी ने किया है। अजेय वॉरियर 2023 भारत और UK के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर ने के 7वें संस्करण का आयोजन 27 अप्रैल से 11 मई 2023 के बीच सैलिसबरी मैदान यूनाइटेड किंगडम में किया गया। यह द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास भारत व ब्रिटेन में बारी बारी से किया जाता है। इस अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व
बिहार रेजिमेंट और यूके का प्रतिनिधित्व रॉयल गोरखा राइफल द्वारा किया गया। इस अभ्यास के दायरे में बटालियन स्तर पर कमांड पोस्ट अभ्यास और कंपनी स्तर पर क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास शामिल है। ऑपरेशन कावेरी। गृह युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में ऑपरेशन कावेरी का संचालन किया गया। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कोप इंडिया 2023 भारत और अमेरिकी वायु सेनाओं का द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कोप इंडिया पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में 10 से 24 अप्रैल 2023 के बीच आयोजित किया गया। इस अभ्यास में जापान वायु आत्मरक्षा बल ने पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास ओरियन। बहुपक्षीय वायु सैनिक अभ्यास ओरियन एक्सरसाइज ओरियन भारत की एयर एंड स्पेस फोर्स FASF के मॉन्ट डे मॉर्सन स्थित वायुसेना बेस स्टेशन में 17 अप्रैल से 5 मई 2023 के बीच आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना व फ्रांस की फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के अतिरिक्त जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, स्पेन व अमेरिका की वायुसेनाओं ने इसमें भाग लिया। इस बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सेदारी के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में 4 राफेल विमान, 2 C-17 व 2 सेकंड 78 विमानों के साथ 165 वायु सैनिक शामिल किए गए थे। भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों का यह पहला ही विदेशी अभ्यास था। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह इस अभ्यास में भारतीय टुकड़ी में शामिल थीं। अभ्यास अग्निस्त्र 1 पहला 19 जून 2023 को भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने अग्निस्त्र 1 अभ्यास का आयोजन पूर्वी लद्दाख में किया। अभ्यास में भारतीय सेना के विभिन्न तोपखाने प्लेटफॉर्म शामिल हुए। अभ्यास रणविजय 16 से 25 जून 2023 तक भारतीय वायुसेना ने एकीकरण और संयुक्त अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभ्यास रणविजय का आयोजन किया। इस अभ्यास में सुखोई 30 MKI विमान का प्रयोग किया गया। यह अभ्यास प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के कमांड मुख्यालय के विभिन्न हवाई अड्डों से आयोजित किया गया। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास 11 से 24 जून 2023 तक भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 12वां संस्करण चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया। एक्वेरियन का अर्थ है फ्रेंड्स। यह भारत और मालदीव के वैकल्पिक रूप से आयोजित एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। नौसेना अभ्यास कोमोडो आसियान देशों में भारतीय नौसेना की तैनाती के हिस्से के रूप में INS सतपुड़ा ने 5 से 8 जून 2023 तक इंडोनेशिया के मकासर में निर्धारित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो MNEK-23 के चौथे संस्करण में हिस्सा लिया। अभ्यास ऑफिंडेक्स भारत और 25 अफ्रीकन देशों के साथ भारत का सैन्य अभ्यास ऑफिंडेक्स कूट नाम से 16 मार्च से 29 मार्च 2023 के बीच पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। यह अफ्रीका भारत के बीच फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास है जो अफ्रीकी देशों की सेनाओं के साथ तालमेल और बेहतर समझ पैदा करने के लिए किया गया। अभ्यास कोबरा वॉरियर 6 मार्च से 24 मार्च 2023 तक इस बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन ब्रिटेन के वेडिंगटन में किया गया। इस अभ्यास में फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, भारत, अमेरिका और सिंगापुर की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया। भारत वायुसेना की ओर से इस अभ्यास में मिराज 2000 लड़ाकू विमान C-17 ग्लोब मास्टर ने हिस्सा लिया। फ्रिंजेक्स 2023 भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023
केरल के तिरुवनंतपुरम के पंगोडे सैन्य स्टेशन पर 7 से 8 मार्च 2023 को संपन्न हुआ। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य सामरिक स्तर पर दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन समन्वय और सहयोग बढ़ाना है। अभ्यास खंजर। भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास खंजर का 10वां संस्करण मार्च 2023 में टोकमोक किर्गिस्तान में संपन्न हुआ। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच तालमेल और अंतः क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए किया गया। कोप इंडिया 2023 भारत और अमेरिकी वायुसेना के बीच वायु अभ्यास कोप इंडिया का आयोजन 10 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 के बीच पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर किया गया। इस अभ्यास में भारत की ओर से Su-30 MKI राफेल और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। वहीं अमेरिका की ओर से F-16 विमानों ने हिस्सा लिया। धर्म गार्जियन 2023 भारत और जापान की सेना के बीच 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 के बीच जापान के शिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में धर्म गार्जियन नाम से एक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की इन्फेंट्री रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारत जापान की वायुसेना के बीच 1-2 मार्च को वायु सैन्य अभ्यास शिन्यू मैत्री का भी आयोजन किया गया। अभ्यास दुस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के बीच 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का आयोजन किया गया। यह अभ्यास पर्वतीय और अर्ध शहरी परिदृश्य में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित था। ला पैरोस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ला पैरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन 13 से 14 मार्च 2023 को हिंद महासागर क्षेत्र में संपन्न हुआ। इस अभ्यास में रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के कर्मियों, जहाज़ों और इंटीग्रल हेलीकॉप्टरों की हिस्सेदारी रही। द्विवार्षिक यह अभ्यास फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हिस्सा लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री समन्वय को अनुकूलित करना है। इस अभ्यास में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री और फ्लीट टैंकर INS ज्योति ने हिस्सा लिया। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण 6 मार्च से 13 मार्च 2023 के बीच जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान में आयोजित किया गया। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना, यंत्रीकृत युद्ध की एक आम समझ बनाना, उभरते खतरों का मुकाबला करना है। ट्रोपेक्स 2023 भारतीय नौसेनाओं के सबसे बड़े थिएटर स्तरीय सामरिक युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स 23 का आयोजन 23 जनवरी से 23 मार्च 2023 तक हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया। डेजर्ट फ्लैग 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक इस बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन UAE के अल धफरा एयरबेस में किया गया। इस अभ्यास में UAE, फ्रांस, भारत, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और अमेरिका की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को आए भयानक भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में
भयानक भूकंप के बाद राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन दोस्त के तहत 7 फरवरी को एनडीआरएफ के सदस्यों के अलावा सेना, वायुसेना व अन्य विभागों के जवान वहां भेजे। भारतीय दल ने आपदाग्रस्त इन देशों में 1 सप्ताह से अधिक समय तक बचाव कार्य किया। अभ्यास कोंकण 23। भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच अरब सागर के कोंकण तट पर संयुक्त समुद्री अभ्यास 20 से 22 मार्च 2023 के बीच आयोजित किया गया। इस अभ्यास में निर्देशित मिसाइल युद्धपोत INS त्रिशूल और टाइप 23 निर्देशित मिसाइल युद्धपोत लैंकेस्टर ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास में समुद्री अभ्यास के सभी क्षेत्र, वायु सतह और उपसतह शामिल हैं। शी ड्रैगन 2023 भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया का साझा पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 23 का आयोजन 15 मार्च से 30 मार्च 2023 के बीच अमेरिकी सैन्य अड्डे गुआम में आयोजित किया गया। अमेरिका के नेतृत्व में होने वाला यह एक बहुराष्ट्रीय वार्षिक अभ्यास है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। योजना और परियोजना। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल। भारत सरकार के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 27 जुलाई 2023 को मेरा गांव मेरी धरोहर पहल का उद्घाटन किया। यह परियोजना संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। इस कार्यक्रम में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म HTTPS ये यहाँ पे दिया हुआ है, लोगों को भारत के गांव से जोड़ेगा। MGMD के माध्यम से लोगों को भारत की विविध और जीवंत सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस योजना की मुख्य विशेषता भारत की संस्कृति और परंपराओं से लोगों को जोड़ना तथा ग्रामीण समुदायों में आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव और कलात्मक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। यह व्यापक पोर्टल प्रत्येक गांव के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करता है, जिसमें उसकी भौगोलिक स्थिति, जनसांख्यिकीय पहलू और पारंपरिक पोशाक, आभूषण, कला और शिल्प, मंदिर, मेले, त्यौहार और अन्य बहुत से विवरण शामिल हैं। यह देश के हर गांव की खोज, शोध और वर्चुअल भ्रमण के लिए वन स्टॉप स्थल के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं को अपनी डिजिटल गांव यात्रा प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें डिजिटल रूप से गांव की यात्रा से होने वाले समृद्ध अनुभव को अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है। उड़ान 5.1 योजना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना RCS, उड़े देश का आम नागरिक UDAN के 4 सफल चरणों के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने और हेलीकॉप्टरों के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए मई 2023 में उड़ान 5.1 लॉन्च किया है। ऑपरेटरों के लिए परिचालन के दायरे में वृद्धि, जिसमें योजना अब उन मार्गों की अनुमति देगी जहां मूल या गंतव्य स्थानों में से एक प्राथमिकता क्षेत्र में है। पहले दोनों बिंदुओं को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में होना था। योजना के अंतर्गत यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर में उड़ान को और अधिक किफ़ायती बनाने के लिए हवाई किराया सीमा में 25% तक की कमी की गई है। आवंटित मार्गों के संचालन के लिए वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने हेतु एकल और जुड़वा इंजन वाले हेलीकॉप्टरों के ऑपरेटरों के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग VGF कैप में काफ़ी वृद्धि की गई है। योजना के पिछले चरण में 46 हेलीकॉप्टर मार्ग पहले ही चालू हो चुके हैं, जिससे पहाड़ी और उत्तर पूर्व राज्यों को लाभ हुआ है। वर्तमान दौर का लक्ष्य हवाई कनेक्टिविटी की पहुंच का विस्तार करते हुए
और भी बड़ी संख्या में मार्गों को कवर करना है। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय विमानन बाजार को विकसित करने की एक अभिनव योजना है। यह योजना टियर 2, टियर 3 शहरों में उन्नत विमानन बुनियादी ढांचे और हवाई कनेक्टिविटी के साथ आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से अक्टूबर 2016 में शुरू की गई थी। उड़ान योजना में वर्तमान हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के गैर सेवित और कम सेवित हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। व्यसन मुक्त अमृतकाल। हाल ही में बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा राष्ट्रीय अभियान व्यसन मुक्त अमृतकाल शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य भारत के बच्चों को तंबाकू और नशीले पदार्थों से मुक्त करना है। इस वर्ष तंबाकू निषेध दिवस की थीम है, हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। याद रखिएगा, हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। सागर समृद्धि योजना। बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में सागर समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया। यह एक ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली है जिसका उद्देश्य बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की अपशिष्ट से धन पहल में तेजी लाना है। इस प्रणाली को MOPSW की तकनीकी शाखा नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट द्वारा विकसित किया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना। केंद्रीय लघु, कुटीर और मध्यम उपक्रम मंत्री नारायण राणे ने 27 अप्रैल 2023 को मुंबई में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना को लॉन्च किया। योजना में किए गए संशोधनों में न्यूनतम गारंटी शुल्क को केवल 0.37% प्रतिवर्ष के स्तर पर लाते हुए 1 करोड़ रुपए तक के ऋण गारंटी हेतु गारंटी शुल्क में 50% तक की कमी की गई है तथा साथ ही गारंटी शुल्क की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। कानूनी कार्यवाही किए बिना दावा निपटान के लिए सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। केंद्रीय बजट 2023-24 में इस योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आयुष्मान भव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आखिरी छोर पर मौजूद व्यक्तियों समेत हर वांछित लाभार्थी तक सभी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को यथासंभव आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए आयुष्मान भव नामक कार्यक्रम शुरू करने की योजना है। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेला और आयुष्मान ग्राम इस कार्यक्रम के तहत नियोजित कुछ गतिविधियां हैं। इस अभियान का लक्ष्य सभी स्वास्थ्य योजनाओं का व्यापक और पूर्ण विस्तार सुनिश्चित करना है ताकि हर पात्र लाभार्थी लाभ उठाने में सक्षम हो सके। सिटीज CITIIS 20 योजना 31 मई 2023 को केंद्र सरकार ने फ्रांस और यूरोपीय संघ के सहयोग से सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन सिटीज़ नामक परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों पर ध्यान देने के साथ सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करना है। सिटीज़ 2 योजना वर्ष 2023 से 27 तक 4 साल की अवधि तक चलेगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा फ्रांसीसी विकास एजेंसी AFD क्रेडेंस्टेल्ड फॉर वाइडर, ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। KfW यूरोपियन संघ EU और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान NIUA के साथ साझेदारी में परिकल्पित एक कार्यक्रम है। सिटीज़ 2.0 के लिए वित्त पोषण में AFD और KfW से 1760 करोड़ रुपए का ऋण और यूरोपीय संघ से 106 करोड़ रुपए का अनुदान शामिल होगा। PM प्रमाण योजना।
पीएम प्रमाण योजना 28 जून 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम प्रमाण धरती की पुनर्स्थापना, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम योजना को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के उद्देश्य से राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना को मंजूरी दी है। साथ ही 3.68 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मौजूदा यूरिया सब्सिडी योजना को मार्च 2025 तक जारी रखने का भी निर्णय किया गया। CCEA ने मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए पहली बार देश में सल्फर लेपित यूरिया गोल्ड पेश करने का भी निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में पेश 2023-24 के बजट में पीएम प्रमाण योजना, पीएम प्रणाम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत गोबर धन पहल के तहत बायोगैस CBG संयंत्र द्वारा उत्पादित किण्वित कार्बनिक खाद FOM, तरल FOM फॉस्फेट समृद्ध कार्बनिक खाद के विपणन करने के लिए 1500 रुपये प्रति टन की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मिशन माहिर MAHIR 7 जून 2023 को बिजली मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की शीघ्रता से पहचान करने और उन्हें भारत के भीतर और बाहर तैनाती हेतु स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन माहिर, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च शुरू किया है। वर्ष 2023 से 28 तक 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए चलने वाली माहिर विचार से उत्पाद तक एक प्रौद्योगिकी जीवन चक्र दृष्टिकोण का पालन करेगी। यह मिशन IIT, IIM, NIT, IISER और विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ जुड़ जाएगा, जबकि बिजली क्षेत्र में स्टार्टअप और स्थापित उद्योगों के साथ भी काम करेगा। नमो शेतकारी महासम्मान योजना। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। नमो शेतकारी महासम्मान योजना को 30 मई 2023 को मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। इस योजना में दी जाने वाली 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की राशि केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अतिरिक्त होगी। अमृत धरोहर एवं मिट्टी योजना। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिट्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम नामक 2 योजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं का उद्देश्य भारत की आर्द्र भूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित और संरक्षित करना है, जो हरित भविष्य और हरित अर्थव्यवस्था के लिए योगदान देता है। केंद्र सरकार परियोजना लागत का 80% वहन करेगी, जबकि राज्य सरकारें शेष 20% का योगदान देंगी। अमृत धरोहर योजना। यह योजना भारत में मौजूदा रामसर स्थलों के संरक्षण पर केंद्रित है। भविष्य में ये स्थल इको टूरिज्म के केंद्र बनेंगे। योजना का उद्देश्य सतत पारिस्थितिकी तंत्र विकास को प्राप्त करना है, जिसे अगले 3 वर्षों में लागू किया जाएगा। मिष्टी तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। इस योजना का उद्देश्य देश के 9 राज्यों में मैंग्रोव कवर की बहाली करना है। वित्तीय वर्ष 2024 से अगले 5 वर्षों में लगभग 540 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र को 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक रूप से विकसित किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च। गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश में चीनी सीमा से सटे गांव कीवीथू
में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत 9 सूक्ष्म पन बिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 15 फरवरी 2023 को वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP को मंजूरी प्रदान की गई थी। कार्यक्रम का उद्देश्य 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के 19 जिलों के 46 सीमावर्ती ब्लॉकों के 2967 गांवों को विकसित करना है। ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख, जो उत्तरी सीमा से सटे हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के कार्यक्रम के लिए 4,800 करोड़ रुपए योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। पहले चरण में व्यापक विकास के लिए 662 सीमावर्ती गांवों की पहचान की गई है। 662 सीमावर्ती गांवों की पहचान की गई है। उत्तरी सीमा पर स्थित ब्लॉकों के गांवों का व्यापक विकास इस प्रकार चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, इससे लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों में रहने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। सुरक्षित शहर परियोजना। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बेंगलुरु, कर्नाटक में सुरक्षित शहर परियोजना का 3 मार्च 2023 को शुभारंभ किया। सेफ सिटी परियोजना को 6 शहरों में ट्रायल के तौर पर लागू किया जा रहा है। इस पर केंद्र सरकार ने 667 करोड़ रुपए देने का निर्णय किया है। इस परियोजना के लिए 2,840 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। परियोजना के पहले चरण में लगभग 4,100 निगरानी कैमरे लगाए गए हैं और कैमरों से लैस 8 ड्रोन वाला सबसे आधुनिक कमांड सेंटर बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य देश की पुलिस को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। यह परियोजना पुलिस को भविष्य की उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। MSME प्रतिस्पर्धा योजना। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री श्री नारायण राणे ने 10 मार्च 2023 को भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप प्रदान करने हेतु MSME प्रतिस्पर्धा LEAN लीन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य गुणवत्ता, उत्पादन, प्रदर्शन और निर्माताओं की मानसिकता को बदलने तथा उन्हें विश्व स्तर के निर्माताओं में बदलने की क्षमता में सुधार करना है। इसका लक्ष्य ग्राहक को जब इसकी आवश्यकता हो और जितनी मात्रा में आवश्यकता हो, एक दोष मुक्त उत्पाद या सेवा प्रदान करना है। लीन मैन्युफैक्चरिंग के सिद्धांत मूल्य पहचान, मूल्य श्रृंखला में चरणों का मानचित्रण, प्रवाह सुनिश्चित करना, ग्राहक पुल स्थापित करना एवं पूर्णता हेतु प्रयास करना है। लीन यात्रा के माध्यम से MSME बर्बादी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। अटल इनोवेशन मिशन ने ATL सारथी की शुरुआत की। नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स ATL के बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी को 14 मार्च 2023 को लॉन्च किया। अटल इनोवेशन मिशन युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देने के लिए समूचे भारत के स्कूलों में ATL सारथी की स्थापना कर रहा है और कौशल जैसे कि डिज़ाइन थिंकिंग, माइंडसेट, कंप्यूटरेशनल थिंकिंग, एडॉप्टिव लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटिंग आदि को बढ़ावा दे रहा है। अब तक AIM ने अटल टिंकरिंग लैब्स ATL स्थापित करने के लिए 10,000 स्कूलों को वित्त पोषित किया है। ATL सारथी के 4 स्तंभ हैं जो नियमित प्रक्रिया में सुधार के माध्यम से ATL के प्रदर्शन में वृद्धि सुनिश्चित करेंगे, जैसे कि एक स्व रिपोर्टिंग डैशबोर्ड जिसे माई ATL डैशबोर्ड के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा 3 अन्य स्तंभ हैं: अनुपालन, मानक संचालन प्रक्रिया SOPs
स्कूलों के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण, प्रासंगिक स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से एटीएल को ऑन ग्राउंड सक्षम बनाना। प्रदर्शन क्षमता मैट्रिक्स, जो स्कूलों को उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए स्वामित्व प्रदान करता है। ये एटीएल सारथी के 4 स्तंभ हैं। अटल इनोवेशन मिशन के तहत 1000 अटल टिंकरिंग लैब्स एटीएल की स्थापना, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC की स्थापना, 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र ACIC की स्थापना, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के माध्यम से 200 स्टार्टअप्स को समर्थन आदि शामिल है। एटीएल क्लस्टर का उद्देश्य सक्षम और निगरानी के लिए एक स्व-टिकाऊ मॉडल प्रदान करना है, जिसमें एटीएल और स्थानीय प्राधिकरण एक विशेष क्षेत्र में 20-30 एटीएल के क्लस्टर बनाने के लिए ज़मीन पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ये एटीएल प्रशिक्षण सहायता घटनाओं और संभावनाओं के माध्यम से एक दूसरे से सीख सकते हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में AIM ने कर्नाटक और गुजरात जैसे क्षेत्रों में विभिन्न सहयोगियों के साथ एटीएल सारथी को क्रियान्वित किया है। आयोग और समिति। मणिपुर में शांति समिति का गठन। 10 जून 2023 को मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने शांति समिति का गठन किया। अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में, जो कि मणिपुर की राज्यपाल हैं। समिति के सदस्यों में मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। समिति के अधिकार क्षेत्र में राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुगम बनाना है। मणिपुर हिंसा की जांच हेतु न्यायिक आयोग का गठन। मणिपुर में 3 मई 2023 के पश्चात हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन केंद्र सरकार ने 4 जून 2023 को किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में गठित आयोग के 2 अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 3 मई और उसके बाद मणिपुर में अलग अलग समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाकर की गई हिंसा व दंगों के कारण उसके प्रसार की जांच आयोग को करना है। साथ ही हिंसा से जुड़े सभी तथ्यों एवं घटनाओं की भी जांच की जाएगी। आधिकारिक डेटा की समीक्षा के लिए नया पैनल गठित। भारत सरकार ने व्यापक अधिदेश के साथ आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति SCOS के स्थान पर आधिकारिक डेटा के लिए एक नया आंतरिक निरीक्षण तंत्र जुलाई 2023 में स्थापित किया है। इसमें 9 आधिकारिक सदस्य और 4 गैर सरकारी सदस्य तथा 1 सदस्य सचिव शामिल है। समिति में कुल 16 सदस्य हो सकते हैं। भारत के पहले मुख्य सांख्यिकी विद और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के पूर्व अध्यक्ष प्रणब सेन को नई समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। इस समिति का कार्य सभी डेटा संग्रह और डेटा उत्पाद प्रयासों को डिज़ाइन करना है। TV सोमनाथ समिति। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन प्रणाली NPS की समीक्षा के लिए 6 अप्रैल 2023 को वित्त सचिव TV सोमनाथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति के सदस्यों में कार्मिक सचिव, विशेष सचिव, कार्मिक, व्यय विभाग और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष शामिल हैं। समिति के कार्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS के वर्तमान ढांचे को किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है पर सुझाव देना है। हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु समिति। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च 2023 को अडानी हिंडनबर्ग विवाद के बाद शेयर बाजार के विभिन्न नियामकीय पहलुओं के साथ अडानी समूह की कंपनियों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया।
6 सदस्यीय समिति, जिसे 2 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय एम सप्रे कर रहे हैं। समिति के सदस्यों में जस्टिस JP देवधर, KV कामत, अग्रणी बैंकर नंदन नीलकेणी, इन्फोसिस के सह संस्थापक OP भट्ट, पूर्व अध्यक्ष SBI और सोम शेखर सुंदरेशन वरिष्ठ वकील शामिल हैं।